प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के छठे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है और धातुओं के संक्षारण से क्या नुकसान होता है और इससे हमें कैसे बचाव करना चाहिए। दूसरा, विकृतीकृत गंधिता क्या होती है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं। ये हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। उसके बाद जो है हम करेंगे एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 15 पर जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। ये प्रश्न जो है हमारे पिछले लेक्चर यानी 5वें लेक्चर और इस लेक्चर पर आधारित है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न जो प्रश्न नंबर 16 से आगे हैं, इससे पहले कि हमने अभ्यास के प्रश्न साथ के साथ ही पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर लिए थे, तो हम ये चीज़ें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि धातुओं का संक्षारण क्या होता है। आपने कभी कोई लोहे की चीज़ को जंग लगी हुई देखा है? और किसी लोहे की वस्तु को जंग लगे हुए थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय हो जाए तो आप देखोगे कि वो वस्तु जो है यहाँ से कटना शुरू हो जाती है और इतनी वीक हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है वो लोहे की चीज़ की, वो लोहा जो है उसमें से अपने आप कट करके नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये लोहे को जंग लगना जो है ये धातुओं के संक्षारण का ही एक उदाहरण है। वास्तव में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है और जब धातु के ऊपर वायु की नमी और ऑक्सीजन इन दोनों का प्रभाव होता है तो धातु का जो है अक्षय होना या ह्रास होना शुरू हो जाता है। ठीक, और ये जो अभिक्रिया है ये धातुओं का संक्षारण कहलाती है। ओके, तो उदाहरण में मैंने जैसे आपको बताया था कि लोहे को जंग लगना और इसी तरह से आपने अपने घरों में कोई चांदी की बनी हुई चीज़ देखी होगी कि जैसे मतलब कुछ जेवर जैसे पजेब वगैरह जो है चांदी की बनी होती है। अगर कोई काफ़ी पुरानी पजेब अगर आपके घर में पड़ी हुई या कोई और चांदी की चीज़ पड़ी है तो वो देखना कि एक जब चांदी नहीं होती चमकीली होती है, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक सी परत जो है वो जमना शुरू हो जाती है। ठीक, अब ये ब्लैक परत क्या है? ये चांदी का संक्षारण ही तो है। इसी तरह से जो है अगर तांबे की कोई चीज़ है तो वो वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से जो है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग सी शुरू हो जाती है, एक हरे रंग की परत जो है वो इसके ऊपर आ जाती है। ये तांबे का संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक, तो अब तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसको मैं लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब देखिए कि धातुओं का संक्षारण मैंने आपको बताया कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें वायु की नमी तथा ऑक्सीजन के प्रभाव से धातुओं का अक्षय ह्रास होता है, धातुओं का संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए लोहे की बनी हुई वस्तु आरंभ में चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय बाद वायु की नमी और ऑक्सीजन के प्रभाव से उन पर लाल भूरे रंग की परत चढ़ने शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। ठीक, तो जंग लगना जो है वो क्या है? एक किस्म से संक्षारण का एक उदाहरण है। इसी तरह से चांदी की सतह का काला होना, तांबे की सतह का हरा होना आदि ये क्या है? संक्षारण ही तो है। अब मैं आपको बताता हूँ कि धातुओं के संक्षारण का जो है नुकसान क्या होता है। धातुओं के संक्षारण का नुकसान क्या होता है? अब देखिए, मान लीजिए हमारी कार की बॉडी जो है वो किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है। अब जैसे अगर इसके किसी भी पार्ट पर क्या लग जाए? जंग लग जाए, तो जैसे ऊपर के पार्ट पर जंग लगने के चांस कम होते हैं क्योंकि इसके ऊपर एक पेंट किया होता है और उससे नमी डायरेक्ट
जो इसके संपर्क में नहीं आती, लेकिन जो नीचे की पार्ट है जहाँ पर चलते समय पानी वगैरह लगता रहता है वहाँ नमी मिली इसको। वायु में ऑक्सीजन होती है, तो इसके कुछ पार्ट जो है टायर के पास वो क्या है कि उन पे जंग लग जाती है। जंग लगने के कारण वो धीरे धीरे जो इसका अक्षय होना शुरू हो जाता है और इसका पूरा पार्ट जो है नीचे से जो है गलना शुरू हो जाता है। इसी तरह से समुद्री जहाज है। ओके, समुद्री जहाज में भी क्योंकि लोहे का बना होता है और उसमें भी जंग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह से कुछ अन्य चीज़ें हैं कि जैसे कहीं हमने लोहे की रेलिंग वगैरह लगा रखी है, ठीक, इस तरह से हम दीवारों पे लगाते हैं या कहीं भी प्रोटेक्शन के लिए रेलिंग लगाते हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके जो है उनकी जंग लग जाती है और गलना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से जो है इनको हर साल रिप्लेस करना पड़ता है बहुत सारे लोहे को, कि जैसे जंग लगा हुआ लोहा हटा करके उसकी जगह पर नया लगाना पड़ता है। इससे जो है हर साल लाखों रुपए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ठीक, अब कितना खर्चा होगा उसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो हो जाता है। तो ये इसके नुकसान हैं। अब देखिए कि धातुओं के संक्षारण का नुकसान क्या होता है। कि जैसे मैंने आपको बताया कि संक्षारण के कारण जो है कार का ढांचा है, लोहे की रेलिंग है, जहाज है, धातुओं से बनी हुई, विशेषकर लोहे से बनी हुई चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्षति होती है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए हर वर्ष बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। और यही क्या है, संक्षारण का नुकसान है। अब देखिए संक्षारण से बचा कैसे जाए। संक्षारण से बचने के लिए हमारे पास दो मुख्य तरीके हैं। या तो उस चीज़ के ऊपर क्या कर दें, पेंट कर दें। पेंट करने से धातु के ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिससे सीधा वायु के संपर्क में नहीं आता और इसको नमी नहीं मिलेगी। ठीक, और ऑक्सीजन में डायरेक्ट जो है धातु के संपर्क में नहीं आएगी और लोहा जो है जंग लगने से बच जाता है। अब लेकिन ये भी जो है वो काफ़ी हद तक तो कामयाब तरीका है, लेकिन फिर भी जो है समय के साथ साथ ये परत जो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जंग लगना शुरू हो जाता है। और दूसरा तरीका ये है कि जैसे लोहे के ऊपर लोहे से कम अभिक्रियाशील किसी भी चीज़ की परत चढ़ा देते हैं। हम परत चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ विशेष तरीके होते हैं। तो जैसे वो परत इसके ऊपर चढ़ जाती है तो फिर वही पेंट वाला काम हो जाता है कि इसमें कि जो धातु है, लोहा जो है वो सीधा वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता और जंग लगने से बच जाता है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो धातु की सतह पर पेंट करना और दूसरे एक कम अभिक्रियाशील धातु की इसके ऊपर हम परत चढ़ा देते हैं। तो जो दोनों मैंने आपको यहाँ पर बचाव के तरीके बताए, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी वसायुक्त या तेल वाली कोई भी खाद्य सामग्री है, जैसे मान लीजिए घर में कोई मिठाई है, तो अगर इसको हम कई दिनों तक पड़ा रहने दें तो इसका स्वाद भी चेंज हो जाएगा और इसकी गंध भी चेंज हो जाएगी। आपने कई बार महसूस भी किया होगा। तो वास्तव में यही घटना जो है क्या कहलाती है, विकृत गंधिता कहलाती है। क्या बताया मैंने कि वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को अधिक समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाना विकृत गंधिता कहलाती है। ओके, वास्तव में विकृत गंधिता का कारण क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई तेल या वसा वाली कोई घी वाली चीज़ है, मान लीजिए लड्डू है, तो ये ऑक्सीजन के संपर्क में आ गए। ठीक, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर इनका उपचयन हो जाता है।
क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है। ठीक। और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर उपचयन होने के कारण इनके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। ठीक। और यही उपचयन अभिक्रिया जो है विकृत गंधिता का कारण है। ठीक। अब इसको रोके कैसे, रोकने के उपाय। इसको रोकने के उपाय क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण हुई, ऑक्सीजन ऐड हुई, तो ऑक्सीजन को रोकने वाला कोई पदार्थ इसके अंदर डाल दे। ठीक। मान लीजिए ऑक्सीजन इसके अंदर ऐड हो गई, तो उस ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करने वाला कोई पदार्थ डाल दे। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, प्रति ऑक्सीकारक, कि ये ऑक्सीकरण होने नहीं देगा या बहुत काफी हद तक ऑक्सीकरण को रोक देगा। या फिर ऐसी वस्तु जिनको आप लंबे समय तक रखना चाहते हो, प्रति ऑक्सीकारक भी उसमें नहीं मिला सकते, तो ऐसी चीजों को आप जो है ऐसे डिब्बे में रखो जो वायुरोधी हो, बिल्कुल एयर टाइट जार में रख दो। ओके, वायुरोधी डिब्बे में रख दो। वायुरोधी डिब्बे में रखने पर क्या है कि ज्यादा हवा इसके अंदर एंट्री नहीं करेगी। हवा एंट्री नहीं करेगी तो ऑक्सीजन भी इसको लिमिटेड सी मिलेगी, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ज्यादा रिएक्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। ठीक। और उपचयन अभिक्रिया होगी तो सही, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और तीसरा जो है, जैसे आप बाजार से कुरकुरे वगैरह खरीदते हो या कोई चिप्स खरीदते हो, तो उनमें क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि पैकेट के अंदर जो है आप देखते हो कि चिप्स तो थोड़ी सी निकलती है, बाकी वो मतलब इसके अंदर एक विशेष गैस यानी नाइट्रोजन भर दी जाती है। नाइट्रोजन भर के इसको सील कर दिया जाता है। ठीक। दिखने में पैकेट का साइज बड़ा होता है, लेकिन इसके अंदर निकलती थोड़ी सी चिप्स है। तो वास्तव में जो कुछ लोग कहते हैं वैसे साइज बढ़ाने के लिए कंपनी ने ऐसा कर रखा है, लेकिन सिर्फ साइज बढ़ाने के लिए नहीं है वो। इसका एक कारण और भी है कि नाइट्रोजन जो है, यहाँ से देखिए पहले वायु को निकाल देते हैं और नाइट्रोजन इसकी जगह पर भर देते हैं। तो वायु बाहर निकाल दी, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गई। और नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही कम सक्रिय गैस है, ये इसके अंदर भर देते हैं। नाइट्रोजन के कारण क्या है कि उपचयन तो होगा नहीं, उपचयन नहीं होगा तो इस विकृत गंधिता जो है वो रुक जाएगी। ठीक। तो ये 3 सिंपल से उपाय थे विकृत गंधिता को रोकने के लिए। एक तो प्रति ऑक्सीकारक का प्रयोग, दूसरा एयर टाइट जार यूज कर लें, और तीसरा जो है पैकिंग वाले फूड में नाइट्रोजन हटाकर वायु यानी ऑक्सीजन को हटा करके उसकी जगह पर नाइट्रोजन ऐड करके पैकिंग करते हैं। ओके, तो देखिए स्क्रीन पे यहाँ मैंने जो आपको समझाया वही लिखा है, विकृत गंधिता क्या होती है और इसको रोकने के उपाय क्या होते हैं। आप चाहे तो 1 मिनट वीडियो पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए कि एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 15 पर कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब देखिए कि कॉपर सल्फेट CuSO4 फार्मूला में पता है, और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और इसमें लोहे की कील यानी Fe डुबोया जाता है। ठीक। तो देखिए कि हमें पता है अभिक्रियाशीलता श्रेणी जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, उसमें आयरन ऊपर आता है और कॉपर आयरन के बजाय नीचे आता है। इसका मतलब आयरन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील है तो ये कॉपर को क्या कर देगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनेगा प्लस
कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो अगर इनकी फिजिकल स्टेट हम दिखाएं तो ये ठोस है, ये भी ठोस, ये एक्वस पानी के अंदर सॉल्यूशन है और ये भी एक्वस है। ओके, तो देखिए कि कॉपर सल्फेट नीला था और फेरस सल्फेट का रंग क्या होता है, हरा होता है। ठीक, तो इसी अभिक्रिया के कारण इस विलयन का रंग जो है वो बदल जाता है। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है तो लोहा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिससे आयरन सल्फेट बनता है। ठीक, और आयरन सल्फेट का रंग, अब देखिए कि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है और आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। उसी कारण विलयन का रंग जो है नीले से हरे में बदल जाता है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ गई होगी। तो लिखा हुआ और दिखा देता हूँ आपको। तो जो मैंने बोला एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, तो दोबारा पढ़ाने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है, आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार देख लें। अब आगे देखिए कि यहाँ पर क्रियाकलाप 1.1 में से भिन्न द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए कि यहाँ पर आपको द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण देना है जो क्रियाकलाप 1.1 से अलग हो। तो 1.1 में जो क्रियाकलाप उसको छोड़ देना, बाकी द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के मैंने कई सारे एग्जाम्पल आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए, उनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा करके लिख देना। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। चलो ये देखते हैं। अब देखिए आपको ये दो रिएक्शंस दी हुई है, इनमें से आपको पहचानना है कि उपचयित कौन हुई, उपचयित जो है कौन सा पदार्थ होता है और अपचयित कौन सा पदार्थ होता है। जैसे मैंने बताया था कि उपचयन और अपचयन में अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो सिंपल आप क्या करें, ए आ ई उ, इसको स्वर जो हिंदी में हम बोलते हैं उसके ऑर्डर में लगाइए। और इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अल्फाबेटिकली लगा लीजिए कि हाइड्रोजन पहले आता है 8वें नंबर पे आता है और ऑक्सीजन 15वें नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन को बाद में लिखिए। ठीक, तो जहाँ हाइड्रोजन ऐड होती है वो अपचयन होता है और जिस पर ऑक्सीजन ऐड होती है वो पदार्थ क्या होता है, उपचयित होता है। उपचयित में तो ऑक्सीजन ऐड होगी और अपचयन में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। ठीक, तो बस अब पहचान लो इसमें से, अब तो कोई खास बात ही नहीं रही। अब सोडियम है, सोडियम के ऊपर ऑक्सीजन ऐड होगी और ऑक्सीजन ऐड हुई तो इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक, और ये ऑक्सीजन O2 है, यहाँ पर देखिए सेम पदार्थ बना, तो जैसे यहाँ पर एक पदार्थ का उपचयन हो गया तो दूसरे का अपचयन अपने आप हो गया। ठीक, इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ से देखिए कॉपर बन गया, ऑक्सीजन रिमूव होगी, इस बार ऑक्सीजन हट गई। ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो जब एक पदार्थ का अपचयन हो गया तो दूसरे का क्या हो गया, उपचयन हो गया। ठीक, तो अब आपने देख लिया है कि किसका उपचयन हुआ है, किसका अपचयन हुआ। तो उपचयित पदार्थ लिखने हैं और अपचयित पदार्थ लिखने हैं। तो पहले में उपचयित पदार्थ है सोडियम और अपचयित पदार्थ है ऑक्सीजन, और दूसरी रिएक्शन में उपचयित पदार्थ है हाइड्रोजन H2 और अपचयित पदार्थ है CuO। ओके, अब देखिए अगले 3-4 मिनट में जो आपके अभ्यास के बचे हुए प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व कर देंगे, कि लगभग क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक है, बस रिवाइज ही करना है।
ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए उपचयन अपचयन हम अच्छी तरह से कर चुके हैं और वो एज इट इज आपने यहाँ पर लिखना है। दूसरा है, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। एक्स और उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो देखिए भूरे रंग का जो तत्व है वो यहाँ पर कॉपर है। वायु की उपस्थिति में अगर हम इसको गर्म करेंगे तो इस पर ऑक्सीजन गैस जो है वो ऐड हो जाएगी, ठीक। और इससे क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। और कॉपर ऑक्साइड कैसे रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो यहाँ पर जो भूरे रंग का पदार्थ है वो कॉपर और काले रंग का जो पदार्थ बना है वो कॉपर ऑक्साइड, ठीक। इसके बाद आपसे सिंपल सी बात पूछी है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बताइए, आपको संक्षारण से बचाने के लिए हम इसके ऊपर पेंट करते हैं। इससे वायु की नमी और ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट धातु के सतह के संपर्क में नहीं आती और वो संक्षारण से या जंग लगने से बच जाती है। ओके। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसे अभी भी मैंने आपको पढ़ाया था कि नाइट्रोजन कम अभिक्रियाशील गैस होती है और वो इस तरह से जो है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण नहीं होता और या ऑक्सीकरण होने से बच जाती है और विकृत गंधिता होने से बचाव हो जाता है। ओके। और इसके बाद जो है निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता अब जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम रिपीट कर चुके हैं, आपने ऐसे वैसे ही लिखना है। अब तो प्यारे बच्चों, इसे एक साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।